हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे। और आज हम देख रहे हैं मनोविज्ञान में बीए पार्ट 1 के यूनिट 1 का सिलेबस, जिसमें हम आज देखेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें कुछ जो मेथड्स हैं, मेन मेथड्स हैं, उनमें है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू मेथड, केस स्टडी मेथड और फील्ड स्टडी मेथड। तो आज हम देख रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, इंट्रो और स्पेक्ट, और ये लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब, इंट्रो का मतलब होता है विद इन और स्पेक्ट का मतलब होता है लुक, यानी इसकी मीनिंग निकली टू लुक विद इन। हिंदी में देखा जाए तो अंतर निरीक्षण यानी अपने अंदर झांक कर देखना या अंदर का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की फीलिंग्स को खुद ऑब्जर्व करता है तो उसे इंट्रोस्पेक्शन या अंतर निरीक्षण कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम वुंट ने किया था। वुंट यूज्ड इंट्रोस्पेक्शन टू इन्वेस्टिगेट द ह्यूमन माइंड, एंड इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लुकिंग इनटू वन सेल्फ और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यानी उन्होंने मानव माइंड में क्या चल रहा है उसकी जांच करने के लिए इस विधि को बनाया था। उसके व्यवहार को उसके अंदर की भावनाओं से कैसे परखा जाए, उसके लिए अंतर्निरीक्षण विधि की शुरुआत हुई थी। आत्मनिरीक्षण का अर्थ ही होता है कि स्वयं को देखना या खुद का अवलोकन करना या आत्मविश्लेषण करना। इट इन्वॉल्व्स केयरफुली एग्जामिनिंग एंड रिपोर्टिंग वंस ओन बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशन एंड मेंटल नोट्स। यानी इसमें अपने स्वयं के व्यवहार, विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं की सावधानीपूर्वक जांच और रिपोर्ट करना शामिल होता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली एग्जामिनिंग वंस ओन कॉन्शियस मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। यानी अंतर्निरीक्षण स्वयं के चेतन, मानसिक अवस्थाओं और प्रक्रियाओं को सीधे जांचने की प्रक्रिया है। एक और परिभाषा देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स, मतलब अंतर्निरीक्षण स्वयं के सचेत विचारों और भावनाओं को जांचना है। इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम वुंट और उनके स्टूडेंट टिचनर ने किया था, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल स्थापित किया था। इन्होंने मनोविज्ञान को प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल साइंस का दर्जा दिलाया। इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे काम किया, और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस यानी चेतन अनुभूतियों के इन्होंने 3 मेन एलिमेंट्स बताए थे। पहला है संवेदन, सेंसेशन, दूसरा भाव, फीलिंग, और तीसरा प्रतिमा या जिसे हम इमेज कह सकते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्सेस को इन 3 एलिमेंट से मिला करके बताता है तो वो अंतर्निरीक्षण कहलाएगा। एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने सड़क पर किसी की डेड बॉडी को जाते देखा, तो उसे देखकर बहुत दुख हुआ और उसने मन में सोचा कि ऐसी ही एक डेड बॉडी कुछ दिन पहले उसने अपने मोहल्ले के पास भी देखी थी। तो यहाँ ये 3 एलिमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं इसे देखते हैं। तो यहाँ जो डेड बॉडी को देखना है वो एक संवेदना है, विजुअल सेंसेशन, और जो उसको देख करके दुख हुआ तो वो क्या है, फीलिंग या भाव। और जो कुछ दिन पहले देखी हुई डेड बॉडी को उस पर्सन ने याद किया, वो इमेज का काम कर रहा है। तो इस तरीके से 3 एलिमेंट्स मिल करके एक घटना में कनेक्ट होते हैं। कभी कभी देखा गया है कि व्यक्ति जो है अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का ऑब्जर्वेशन न करके बल्कि बाहरी तथ्यों या फैक्ट्स को ऑब्जर्व करता है और उसके बारे में बताता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ना कि इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के जो तीनों एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ नहीं कर रहा है। जैसे एक उदाहरण लें कि जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर के बालों को देख के कहता है कि उसके बाल बहुत सफ़ेद हो गए, तो ये क्या होगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ना कि इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन अगर वो इसके साथ तीनों एलिमेंट्स को जोड़ता है, जिसमें वो कहता है कि इस तरह के सफ़ेद बाल देख करके उसे बहुत दुख हो रहा है और फिर उसे अपने दादाजी के बाल याद आ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्शन का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें उसने तीनों एलिमेंट्स को यूज़ करके अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को बताया है। टिचनर ने बताया कि अंतर्निरीक्षण विधि की सफलता कुछ बातों पर निर्भर करती है। उसमें से पहला है कि अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडाइज या पक्षपात, बायस की भावना नहीं होनी चाहिए। वो अगर कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है तो वो किसी भावना से ग्रस्त ना हो या कोई पहले की बात, सोची हुई बात को इसमें ना डाले। दूसरी बात है, अंतर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति
अपने ध्यान या अवधान यानी अटेंशन की प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रखता हो, पूरा कंट्रोल करके ध्यान दे करके वो जो इंट्रोस्पेक्शन की प्रोसेस है उसको पूरा करे। तीसरी बात थी कि अंतर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताज़ा होना चाहिए, यानी फ्रेश होना चाहिए, उसमें थकान नहीं होनी चाहिए या उसको मोनोटोनी फील नहीं होना चाहिए। तभी वो अच्छे तरह से अपने मन के भावों को जज कर पाएगा और बता पाएगा। एक बात उन्होंने और कही कि अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अंतर्निरीक्षण की प्रक्रिया में यानी इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसका जो टेम्परामेंट है वो भी शांत होना चाहिए, ताकि शांत भाव से इंटरेस्ट लेते हुए वो ठीक से इस प्रोसेस को पूरा कर सके। अब अंतर्निरीक्षण विधि के गुण या मेरिट्स देखते हैं, जिसमें पहला है इट गिव्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस ओन सेल्फ, यानी किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में सीधे सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो किसी और विधि में संभव नहीं है। दूसरी बात है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे पहली और पुरानी विधि है। इस विधि के सहारे ही मनोवैज्ञानिकों ने चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से अलग करके एक्सपेरिमेंटल रूप दिलाया था, और कहा जा सकता है कि इस विधि के द्वारा ही मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर यानी एक्सपेरिमेंटल स्टेटस मिल पाया। तीसरी बात है ईजीएस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, सबसे आसान विधि है जिसमें बिना किसी व्यवस्था के भी जब चाहे जहाँ चाहे इस विधि से अंतर्निरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात है नो नीड ऑफ टूल और लेबोरेटरी, यानी जैसे अन्य विधियों की तरह इसमें किसी भी उपकरण की, टूल्स की या प्रयोगशाला की विशेष करके ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, सब्जेक्ट और एग्जामिनर एक ही व्यक्ति होता है। अगली बात है मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, यानी काफ़ी सस्ता या किफ़ायती तरीका है जिसमें बिना टूल्स और लेबोरेटरी के या बहुत सारी व्यवस्थाओं के बिना भी अंतर्निरीक्षण किया जा सकता है। अगली बात है मेथड टू इन्वेस्टिगेट मेंटल प्रोसेसेस। अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल प्रोसेसेस, जैसे उसकी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं या कोई मेमोरीज़ हैं, उसके चिंतन की प्रक्रिया है, इन सब का अध्ययन विश्लेषण ठीक ढंग से हो पाता है, क्योंकि कुछ मानसिक समस्याएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा ही अध्ययन की जा सकती हैं। अगली बात है कि नेचुरल एंड प्रेशरलेस मेथड है। अंतर्निरीक्षण विधि एक तरह का सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो इसमें व्यक्ति जो है निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर और बिना किसी दबाव के अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में बता पाता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेचर बनता है। मेथड जनरेटेड लॉट ऑफ रिसर्च, इस विधि ने बहुत सारी रिसर्चर्स के रास्ते खोले, और जो अन्य मेथड्स हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड, इन सब का ये आधार बनी। इस विधि के कुछ दोष भी हैं या जिन्हें हम डीमेरिट्स कह सकते हैं, जिसमें पहला दोष है कि ये बहुत व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ है, यानी बहुत पर्सनल और सब्जेक्टिव विधि है। इसमें होता है कि व्यक्ति ने जो कहा है उसे ही मानना होता है, और ऐसा भी संभव है कि वो कुछ एक्सपीरियंस कुछ और कर रहा है लेकिन बता कुछ और रहा है, तो जैसा वो बताता है उसे ही मानना ज़रूरी हो जाता है। तो इससे इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। एक दोष है वैज्ञानिक निष्पक्षता का अभाव, यानी लैक ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। व्यक्ति की कुछ अनुभूतियाँ स्वभाव से होती हैं जिसका अध्ययन इस विधि द्वारा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति इन अनुभूतियों को या एक्सपीरियंसेस को जानता तो है लेकिन उसे भाषा में व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे किसी व्यक्ति से किसी सब्जी का या किसी मिठाई का स्वाद पूछा जाए तो वो स्वाद तो महसूस कर रहा है लेकिन उसे शब्दों में माप करके बयान नहीं कर सकता है। तो जब वहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है कि उसे वह स्वाद कितने प्रतिशत आ रहा है, तो वहाँ पे विधि की वैज्ञानिकता पे प्रभाव पड़ता है। अगला दोष है डिफ़िकल्टी टू इंट्रोस्पेक्ट चेंजिंग साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, यानी बदलती हुई जो मानसिक अनुभूतियाँ होती हैं उनका निरीक्षण करना मुश्किल हो जाता है। इसमें देखा जाए कि व्यक्ति जब अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करता है तो देखा गया कि कभी कभी इस प्रोसेस को करते करते उसके एक्सपीरियंस या अनुभूतियाँ परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं, चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे फिर इंट्रोस्पेक्शन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे एक उदाहरण लें
कि किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो जब उससे कहा जाता है कि आप गुस्से की जो अनुभूतियां हैं उसको प्रोसेस करके अंतर्निरीक्षण करना प्रारंभ कीजिए या देखिए, तो संभव है कि उसका क्रोध ही समाप्त हो जाए, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो अंतर्निरीक्षण करने के प्रोसेस पे चला जाता है। तो जो उसकी फीलिंग है वो चेंज हो सकती है, तो इससे सार्थक परिणाम नहीं निकल पाते हैं। अगला दोष है कि इंट्रोस्पेक्शन कांट बी एम्प्लॉयड ऑन चिल्ड्रन, एबनॉर्मल पर्सन एंड एनिमल्स। यानी अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग पशु पक्षियों, छोटे बच्चों या असामान्य व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे किसी भी परिस्थिति के जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको भाषा में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड डिमांड्स अ मैच्योर, हाईली ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सन टू इंट्रोस्पेक्ट प्रॉपरली। यानी आत्मनिरीक्षण पद्धति के लिए एक परिपक्व, उच्च प्रशिक्षित और कुशल व्यक्ति द्वारा ठीक से अंतर्निरीक्षण करने की ज़रूरत होती है। अगला दोष है वन पर्सन हैज़ टू डिफ़िकल्ट रोल्स। यानी अंतर्निरीक्षण विधि में अनुभव करने वाला और अनुभूतियों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, तो इस तरह से व्यक्ति को दोहरा कार्य करना पड़ता है और वो कभी कभी कई व्यक्ति इस ढंग से ठीक काम नहीं कर पाते हैं और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी ठीक से नहीं हो पाता है। अगला दोष है कि दिस मेथड इज़ नॉट परफेक्ट फॉर एवरी सिचुएशन। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग हर परिस्थिति में संभव नहीं है। जैसे जब व्यक्ति लापरवाह है, मस्त मौला है या मानसिक रूप से अधिक चंचल होता है, तो वो अपनी मानसिक प्रक्रियाओं यानी एक्सपीरियंसेस को स्टडी ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, तो इस विधि का प्रयोग वहाँ उचित नहीं होगा। तो गुण और दोष देखने के बाद एक बार हम इसकी समरी फिर से देख लेते हैं, जिसमें पहला है इंट्रोस्पेक्शन इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। दूसरी बात, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी टू लुक इनटू वंस ओन मेंटल स्टेट। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स एग्जामिनिंग द इनर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल बाय वन सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन इज़ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। In this method, the individual is both the subject and the observer. Introspection has generated a lot of research in experimental studies. The data collected through the introspection method may not be reliable as an individual's mental state is changeable. The introspection method cannot be done by abnormal people, children, and animals. While introspecting, an individual may hide certain facts of his mental state and therefore the obtained data may not be valid. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंतर्निरीक्षण विधि यानी इंट्रोस्पेक्शन विधि के कुछ दोष और गुण भी हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं, पर इन गुणों और दोषों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को मनोविज्ञान की विधि के रूप में पूरी तरह से तो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज भी इस विधि का उपयोग प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड के सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बाकी मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।